17 अप्रैल 2018 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का लगवार्डिया एयरपोर्ट फ्लाइट 1380 न्यूयॉर्क से डैलस लव फील्ड के लिए नियमित यात्री उड़ान थी। बोइंग 737 का यह विमान 2005 में साउथवेस्ट एयरलाइंस में शामिल किया गया था। इस आधुनिक पैसेंजर विमान में CFM567B सीरीज के 2 जेट इंजन लगे हुए थे। फ्लाइट का नेतृत्व 56 वर्षीय पूर्व अमेरिकी फाइटर पायलट टमी जो शुल्ट्ज कर रही थी। कैप्टन शुल्ट्ज अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट थी। 1994 में अमेरिकी नौसेना छोड़ने के बाद से कैप्टन शुल्ट्ज साउथवेस्ट एयरलाइंस में कैप्टन पायलट के तौर पर काम कर रही थी और तब से अब तक उन्होंने कुल मिलाकर 11,715 घंटों की उड़ान पूरी की थी, जिसमें से 10,513 घंटों का अनुभव इसी तरह के बोइंग 737 प्लेन को उड़ाने का था। फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर 44 वर्षीय पायलट डैरेन ली एलिसोर इस फ्लाइट में कैप्टन के साथ उड़ान भर रहे थे। कैप्टन शुल्ट्ज की तरह ही फर्स्ट अफसर डैरेन ली एलिसोर भी एक पूर्व अमेरिकी फाइटर पायलट थे। फर्स्ट ऑफिसर एलिसोर 2008 से साउथवेस्ट एयरलाइंस के साथ काम कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने भी 9,508 घंटों का कुशल फ्लाइंग अनुभव प्राप्त किया था। फ्लाइट में उस दिन 149 पैसेंजर के साथ 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के सवार होने के बाद पायलट्स प्लेन के इंजन को स्टार्ट करते हैं। अपने रोल ऑफ प्रोसेस को पूरा करके प्लेन टैक्सी वे से होता हुआ धीरे धीरे रनवे की तरफ बढ़ता है और अपने सभी प्री फ्लाइट चेक्स कंप्लीट करने के बाद सुबह के लगभग 10:43 पर फ्लाइट 1380 ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। धीरे धीरे अपने निर्धारित फ्लाइट पाथ को फॉलो करते हुए फ्लाइट अपनी उड़ान जारी रखती है। आने वाले किसी भी खतरे से अनजान एक 40 वर्षीय पैसेंजर जेनिफर रियर्डन खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी फ्लाइट का आनंद ले रही थी। उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद सुबह के 11:03 पर जब फ्लाइट 32,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही होती है तो तभी अचानक लेफ्ट साइड के इंजन में एक जोरदार धमाका होता है। धमाका होते इंजन में आग लग जाती है और तेजी से इंजन के टूटे हुए टुकड़े प्लेन के विंग्स, फ्यूल केबिन और प्लेन की बाहरी दीवार से टकराते हैं। तभी अचानक इंजन का एक टुकड़ा तेजी से रो नंबर 14 की विंड स्क्रीन से टकराता है और एक झटके के साथ विंड स्क्रीन टूटकर प्लेन से अलग हो जाती है। ये वही सीट थी जहां पैसेंजर जेनिफर रियर्डन बैठी हुई थी। 34,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक से विंड स्क्रीन टूटने के कारण केबिन में हवा का प्रेशर एकदम से कम हो जाता है और एक झटके के साथ हवा का प्रेशर जेनिफर रियर्डन को खिड़की से बाहर खींच लेता है। इससे पहले कि जेनिफर रियर्डन पूरी तरह प्लेन से बाहर जाती, साथ में बैठा हुआ एक पैसेंजर उनकी टांगे पकड़ लेता है। जेनिफर रियर्डन का आधा शरीर अब प्लेन से बाहर लटक रहा था और तेज हवा के साथ साथ इंजन के टुकड़े भी उनके शरीर से टकरा रहे थे। तभी हिम्मत करते हुए एक केबिन क्रू खिड़की के पास आती है और कुछ पैसेंजर की मदद से जेनिफर रियर्डन को दोबारा प्लेन के अंदर खींच लेती है। हालांकि तब तक जेनिफर रियर्डन को बहुत सीरियस चोटें लग चुकी थी। खिड़की टूटने से हुए डीकंप्रेशन के कारण पैसेंजर केबिन में अब ऑक्सीजन मास्क लटकने लगते हैं। हवा के तेज दबाव के कारण पैसेंजर केबिन में रखा हुआ कुछ सामान तेजी से इधर उधर गिरने लगता है, जिस कारण कुछ पैसेंजर को चोट भी आती है। पैसेंजर केबिन में हुए इस हादसे से अनजान कॉकपिट में भी पायलट्स को इंजन का धमाका सुनाई देता है। इससे पहले कि पायलट्स कुछ समझ पाते, अचानक से कॉकपिट में फायर अलार्म बजने लगता है और प्लेन बेकाबू होकर तेजी से दाईं तरफ झुकने लगता है। झुकते हुए प्लेन अब लगभग 41 डिग्री के एंगल तक झुक जाता है और कॉकपिट में बैंक एंगल वार्निंग अलार्म भी बजने लगता है। अपने आप को संभालते हुए पायलट तुरंत ही ऑटो पायलट को स्विच ऑफ करके प्लेन के विंग्स को लेवल करते हुए प्लेन को सीधा करने की कोशिश करते हैं। काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार पायलट प्लेन को कंट्रोल करके उसे सीधा करते हैं। तभी अचानक कॉकपिट में एल्टीट्यूड वार्निंग अलार्म बजने लगता है। पहले से ही बड़ी मुश्किल से प्लेन को कंट्रोल करते हुए पायलट के सामने ये एक नई मुसीबत आ जाती है। इस वार्निंग अलार्म को समझने की कोशिश करते हुए कैप्टन शुल्ट्ज का ध्यान इंस्ट्रूमेंट पैनल की तरफ जाता है। इंजन नंबर 1 पूरी तरह से अपनी पावर खो चुका था और इंजन का ऑयल प्रेशर भी 0 हो चुका था। एक इंजन का पूरी तरह फेल हो जाना और कॉकपिट में लगातार बज रहे एल्टीट्यूड वार्निंग अलार्म से
दोनों पायलट कुछ क्षणों के लिए परेशान हो जाते हैं और किसी भी इंसान के लिए ऐसे हालात में विचलित हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन शायद इसे पुराने फाइटर पायलट्स का एक्सपीरियंस ही कहेंगे कि थोड़ी देर विचलित होने बाद तुरंत ही दोनों पायलट्स अपने होश संभालकर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश में लग जाते हैं। एल्टीट्यूड वार्निंग अलार्म और केबिन प्रेशर के कम होने के कारण दोनों पायलट्स अपना ऑक्सीजन मास्क पहनकर तुरंत ही प्लेन को तेजी से नीचे लाने लगते हैं। बंद हो चुके इंजन नंबर 1 के सेलेक्टर स्विच को ऑफ करके पायलट कॉकपिट में लगातार बज रहे वार्निंग अलार्म्स को कंट्रोल करते हैं। इस दौरान पायलट्स लगातार न्यूयॉर्क एटीसी टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं और इंजन में हुए धमाके के लगभग 2 मिनट बाद आखिरकार पायलट एटीसी टावर से कांटेक्ट करने में सफल हो जाते हैं। एटीसी टावर से कांटेक्ट होने के बाद कैप्टन एटीसी कंट्रोलर को इंजन में लगी आग के बारे में बताता है और प्लेन को इमरजेंसी में नीचे लाने की जानकारी देता है। ये जानकारी मिलने के बाद एटीसी कंट्रोलर दोबारा कैप्टन से पूछता है कि क्या आप अपने प्लेन को नीचे ला रहे हैं, जिसके बाद कप्तान फिर से एटीसी कंट्रोलर को कंफर्म करता है कि प्लेन के इंजन में आग लग चुकी है और वो प्लेन को नीचे ला रहे हैं। इंजन में आग लगने की जानकारी कंफर्म होने के बाद एटीसी कंट्रोलर कैप्टन से पूछते हैं कि आप इमरजेंसी में किस एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहते हैं, जिसके बाद कप्तान एटीसी कंट्रोलर को फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने की जानकारी देता है। इसके बाद कैप्टन फिलाडेल्फिया एटीसी टावर से कांटेक्ट करता है और उन्हें प्लेन में आई मुसीबत की जानकारी देने के बाद फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने की इजाजत मांगता है। एटीसी कंट्रोलर कैप्टन को इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत देते हुए हेडिंग 250 डायरेक्शन में मुड़ने को कहता है ताकि प्लेन बिना कोई समय गवाए सीधा एयरपोर्ट पर लैंड कर सके। अब तक कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर भी ये जान चुके थे कि इंजन में आग नहीं लगी है बल्कि वो ब्लास्ट हुआ है। कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर से पूछते हैं कि क्या वो प्लेन को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहे हैं और जवाब में फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन को कंफर्म करता है कि प्लेन अभी भी पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। कैप्टन शोल्ट्स अब पैसेंजर केबिन में अनाउंसमेंट करती है कि वो फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने जा रहे हैं। साथ ही साथ वो पैसेंजर से शांति और हिम्मत बनाए रखने की भी अपील करती है। फिलाडेल्फिया एटीसी टावर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए फ्लाइट 1380 धीरे धीरे एयरपोर्ट की ओर बढ़ती है। फिलाडेल्फिया एटीसी कंट्रोलर पायलट से दोबारा पूछते हैं कि क्या प्लेन के इंजन में अभी भी आग लगी हुई है। जवाब में कैप्टन शोल्ट्स एटीसी को बताती है कि प्लेन के इंजन में आग नहीं लगी है, लेकिन वो इंजन काम नहीं कर रहा है। कैप्टन एटीसी कंट्रोलर को एयरपोर्ट पर इमरजेंसी और फायर सर्विसेज को तैयार रहने के लिए भी कहती है। अपनी हिम्मत और सूझबूझ से पायलट्स एक इंजन की मदद से प्लेन को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे एयरपोर्ट की तरफ लाने लगते हैं। कुछ देर बाद जब हालात थोड़ा काबू में दिखाई देते हैं तो कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर को फ्लाइट क्रू से बात करने के लिए कहते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार पैसेंजर केबिन में क्या चल रहा है। केबिन क्रू से बात करने के बाद फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन को पैसेंजर केबिन में टूटी हुई खिड़की और घायल पैसेंजर जेनिफर रियोडान के बारे में बताता है। टूटी हुई खिड़की के बारे में जानकर कैप्टन प्लेन की स्पीड को थोड़ा कम करने का निर्णय लेते हैं और एटीसी टावर को भी इस बारे में आगाह कर देते हैं और उन्हें एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस और डॉक्टर्स को तैयार रखने के लिए कहते हैं। एटीसी कैप्टन को सभी इमरजेंसी और मेडिकल सर्विसेज तैयार रखने का भरोसा देते हुए उन्हें रनवे 27L पर लैंड करने का निर्देश देता है। धीरे धीरे एटीसी रूट को फॉलो करते हुए पायलट बड़ी ही सावधानी से प्लेन को रनवे की तरफ लाने लगते हैं। रनवे के नजदीक पहुंचकर फर्स्ट ऑफिसर एयरपोर्ट एटीसी से कांटेक्ट कर उन्हें रनवे 27L पर लैंड करने की जानकारी देता है, जिसके बाद एटीसी उन्हें लैंड करने की परमिशन देते हुए एयरपोर्ट पर हवा की डायरेक्शन और स्पीड की जानकारी देता है। रनवे की नजदीक पहुंचकर कैप्टन फ्लाइट क्रू को लैंडिंग की तैयारी करने का निर्देश देता है, जिसके बाद फ्लाइट क्रू बड़ी ही हिम्मत और मुस्तैदी के साथ सभी तैयारी करते हैं और साथ ही साथ पैसेंजर का हौसला भी बढ़ाते हैं। कैप्टन फ्लाइट का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर प्लेन को धीरे धीरे रनवे के और नजदीक लाने लगते हैं। वही फर्स्ट ऑफिसर बाकी सभी कंट्रोल्स और फ्लाइट स्पीड वगैरह को चेक करते हुए कैप्टन की मदद करने लगते हैं। धीरे धीरे नीचे आता हुआ प्लेन
आखिरकार सकुशल रनवे पर लैंड कर जाता है। मौत को इतने नजदीक से देखने के बाद सभी पैसेंजर और केबिन क्रू की जान में जान आती है। प्लेन के रनवे पर रुकते ही इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत ही सभी पैसेंजर्स को सकुशल प्लेन से बाहर निकालते हैं और घायल पैसेंजर्स को हॉस्पिटल भेजते हैं। पायलट्स और केबिन क्रू की बहादुरी और हिम्मत से प्लेन में सवार 149 लोगों में से 148 लोगों को सकुशल बचा लिया जाता है। बदकिस्मती से घायल पैसेंजर जेनिफर रियोर्डन की गंभीर चोटों के कारण मौत हो जाती है। एनटीएसबी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत ही इस दुर्घटना की जांच शुरू कर देते हैं। जांच में दुर्घटना का मुख्य कारण प्लेन के इंजन ब्लेड में आई दरार को पाया गया। आमतौर पर किसी भी मेटल पार्ट में ऐसी दरार तभी आती है जब वो मेटल काफी लंबे समय तक किसी दबाव से गुजरती है। इसके बाद 23 अप्रैल 2018 को साउथवेस्ट एयरलाइंस ने भी ये घोषणा कर दी कि वो अपने सभी हवाई जहाजों में लगे हुए CFM इंजन की दोबारा जांच करेंगे ताकि किसी भी तरह की इंजन खराबी का वक्त पर ही पता लगाया जा सके। अपनी जांच में NTSB ने पाया कि इंजन के ये ब्लेड CFM इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी बनाती थी, जो जनरल इलेक्ट्रिक और सफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स नाम की दो कंपनियों की एक साझा कंपनी थी। ये ब्लेड टाइटेनियम मेटल का इस्तेमाल करके बनाए गए थे और दुर्घटना से पहले ये ब्लेड लगभग 17,000 फ्लाइट साइकिल्स से गुजर चुके थे, जो इनकी निर्धारित आयु सीमा से बहुत ज्यादा था। इसी कारण उस फ्लाइट के दौरान ये ब्लेड कमजोर होने के कारण हवा में ही टूट गए थे। अपनी जांच में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने यह भी पाया कि इंजन के चारों तरफ लगा हुआ ढांचा भी इतना मजबूत नहीं था कि वो टूटे हुए ब्लेड और इंजन पार्ट्स को बाहर जाने से रोक सके, ताकि वो प्लेन के दूसरे हिस्सों को नुकसान ना पहुंचा सके। इसी कारण से इंजन के टूटे हुए टुकड़े प्लेन के विंग्स और खिड़की से टकरा गए, जिससे विंग्स को काफी नुकसान हुआ और प्लेन की खिड़की भी उखड़ गई। जांच के बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने उस तरह के सभी इंजन्स के ब्लेड को दोबारा जांच करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी खराब ब्लेड का तुरंत पता लगाकर उसे बदल दिया जाए। इस हादसे के दौरान पायलट्स और केबिन क्रू की हिम्मत और बहादुरी को भी बहुत सराहा गया और उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसे दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर जरूर करें।